नमस्कार दोस्तों, हिंदी मीडियम भावना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें और इस चैनल से जुड़े रहें। चलो शुरू करते हैं दोस्तों। हमने भाषा के 3 प्रकार पढ़े थे: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। जब व्यक्ति बोलकर विचारों का आदान प्रदान करता है वो होती है मौखिक भाषा। क्या होती है? मौखिक भाषा। और यदि लिख कर भाषा का आदान प्रदान हो जाए तो वो होती है लिखित भाषा। क्या होती है? लिखित भाषा। लिखित भाषा बोले भी नहीं, लिखे भी नहीं, केवल संकेत के माध्यम से आदान प्रदान होता है, वो होती है सांकेतिक भाषा। इन तीनों में सबसे कठिन भाषा कौन सी होती है? कौन सी होती है सबसे कठिन भाषा? सांकेतिक भाषा। और सरल भाषा कौन सी? इन तीनों बिंदुओं पर चर्चा करूंगी। अगर सरल भाषा पूछी जाए तो सबसे सरल भाषा मौखिक भाषा है। कौन सी है सबसे सरल भाषा? मौखिक भाषा होती है। उच्चारित रूप में जो शब्द ध्वनियाँ बोलते हैं उनका सीधा अर्थ सुनने वाले के समझ में आ जाता है। सबसे सरल भाषा मौखिक भाषा होती है। कौन सी होती है सबसे सरल भाषा? मौखिक भाषा। और क्यों? क्योंकि उच्चारित शब्दों का, उच्चारित वर्णों का, उच्चारित वाक्यों का सुनकर ही शब्द समझ आता है। क्या आता है? सुनकर ही शब्द समझ आता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उच्चारित भाषा। मौखिक भाषा होती है। जैसे उदाहरण से समझाइए। जो मैंने कहा वह आपने सुना, सुनकर उसके अर्थ को ग्रहण किया। उसका मतलब यह हुआ कि मौखिक भाषा में उच्चारित ध्वनियों अपना वास्तविक अर्थ रखती हैं। सुनते ही शब्द समझ आता है। जैसे कक्षा में हम देखते हैं कि गुरुजी या विद्यार्थियों ने, मित्रों ने बाहर से आवाज़ दी कि आज बाहर आजा, हम खेलने चल रहे हैं। हमारी समझ में आ जाता है कि वह क्या कहना जा रहा है। मेरे कहने का मतलब यह हुआ कि मौखिक भाषा में शब्दों का आदान प्रदान बोलकर किया जाए तो सुनने वाले के अर्थ समझ आ जाता है। क्या आ जाता है? सुनने वाले के अर्थ समझ आ जाता है। सामने वाला साक्षर हो तो ही उसके समझ में आएगा। क्या आएगा? उसके समझ में आएगा अगर सामने वाला साक्षर हो तो। यह सुनने वाला जो है बिल्कुल हमारे विचारों से समझ आएगा। मौखिक भाषा में अगर बात हुई तो सुनने वाला उसको समझ जाएगा, वह सरल भाषा होगी। क्या होगी? सरल भाषा। दोस्तों, सबसे कठिन भाषा की बात की जाए तो वो सांकेतिक होगा। क्या होगी? सांकेतिक। अब आपके जहन में एक बात आ रही है कि मैम सबसे सरल तो आप मौखिक भाषा को बता रहे हैं, तो इनके मध्य लिखित भाषा रह गई, उसे हम क्या कहेंगे? यह सरल है, यह कठिन। लिखित भाषा सरल भी है और कठिन भी है। लिखित भाषा क्या है? सरल भी है और कठिन भी है। और मौखिक भाषा क्या है? सरल है। क्या है? सरल है। मौखिक क्या बताया मैंने? लिखित भाषा जो है सरल भी है और कठिन भी है। दोस्तों, सरल क्यों है? सरल क्यों है यह भी समझिए, और कठिन क्यों है यह भी समझिए। लिखित भाषा मेरे लिए सरल है क्योंकि मुझे सरल भाषा पढ़ना आता है। यदि मुझे उर्दू या अन्य किसी भाषा से मुझे ज्ञान नहीं है, भाषा हमारे संपर्क में नहीं है, संबंध नहीं रखते हो, वह भाषा हमारे साक्षर होने के बावजूद भी हमारे लिए क्या हो जाएगी? कठिन हो जाएगी। दादाजी वह पिताजी कभी स्कूल गए ही नहीं और उनके सामने कोई खत आ जाता है, प्रार्थना पत्र आ जाता है, तो वे किसी न किसी साक्षर होने के नाते वो कागज़ रख देते ना। दादाजी अगर कोई खत आए तो उसको रख देते हैं। तो उसमें बताएं कि उसमें क्या लिखा है,
कि लिखित भाषा उन व्यक्तियों के लिए, उन समूहों के लिए सरल होगी जो उनको जो है जानते हैं, जो उसका ज्ञान रखते हैं। उन लोगों के लिए कठिन होगी जो उनके बारे में नहीं जानेंगे, मतलब नहीं जानते हैं, ये अनभिज्ञता रखते हैं। तो ये सरल भी है, कठिन भी है। क्या है? सरल भी है और कठिन भी है। सरल उनके लिए है जो उनसे परिचित हैं, सरल उनके लिए जो परिचित हैं, कठिन उनके लिए हैं जो परिचित नहीं हैं। उन लोगों के लिए लिखित भाषा कठिन होगी। क्या होगी? कठिन होगी। जो अपरिचित है उनके लिए लिखित भाषा, बहुत बार हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को अंग्रेजी भाषा कठिन लगती है। इसका मतलब यह हुआ, लिखित भाषा में लिखा हुआ अंग्रेजी माध्यम से भाषा का वाक्य होगा, हर किसी को समझ नहीं आ रहा है। अंग्रेजी भाषा का वाक्य होगा, हर किसी के समझ नहीं आ रहा होगा। यहाँ पर किसी भाषा की आलोचना नहीं कर रही हूँ। क्या नहीं कर रही हूँ? किसी भाषा की मैं आलोचना नहीं कर रही हूँ। मेरे कहने का संदर्भ यही है कि वो भाषा जिसे हम भली भांति परिचित नहीं हैं, वह भाषा जिसका हम लिखित व मौखिक रूप से ज्ञान नहीं रखते, वह भाषा हमारे लिए कठिन होगी। तो लिखित भाषा का पता हमें चल चुका। ये सरल और कठिन दो प्रकार की क्या है? दो प्रकार की विशेषताओं को समाहित करती है। अब आई महत्वपूर्ण बात, जहाँ मैं आपको लेकर जाना चाहती थी, वह कौन सी है? सबसे कठिन भाषा। दोस्तों, वापिस से बता रही हूँ, सबसे सरल भाषा मौखिक भाषा है। क्यों? उच्चारित ध्वनियों का प्रकट अर्थ होता है, सुनते ही अर्थ समझ आती है। सबसे कठिन भाषा कौन सी होती है? सांकेतिक भाषा। क्यों होती है? इसका कारण बहुत आराम से समझिए। इसका कारण क्या होता है? वह जातियाँ, मित्रों, जैसे मैं अपना हाथ हिला रही हूँ, मुझे बता सकते हैं कि मैं संकेत कर रही हूँ। कोई अनुमान नहीं है, कोई नहीं बता सकता। मेरा मतलब यह हुआ कि सांकेतिक भाषा कठिन इसलिए होती है। सबसे पहला कारण, संकेत निश्चित नहीं होते। जानना, इसको बहुत अच्छे से समझना मित्रों। सांकेतिक भाषा सबसे कठिन क्यों होती है? क्योंकि संकेत जो है निश्चित नहीं होते। आप सांकेतिक भाषा में जिस व्यक्ति को संकेत से समझाना जाते हो, उसके लिए तो सांकेतिक भाषा आ रही है। उनके आजू बाजू में आने वाले व्यक्तियों को कभी समझ में नहीं आएगी। एक चीज़ जो दूसरी महत्वपूर्ण बात सबका कठिनता की तरफ लेकर जाती है कि यह संकेत कभी निश्चित नहीं होंगे। आपका कौन सा संकेत क्या कह रहा है? सबसे कठिन भाषा कौन सी होती है? सांकेतिक भाषा कठिन भाषा होती है। दोस्तों, उदाहरण से समझिए, हम कहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम में गए हों या कोई सांस्कृतिक कार्य का आयोजन हो रहा है और हमें कुछ आनंद की अनुभूति हो रही है। जिस आनंद की उम्मीद करके, जैसे आप इस समय बिल्कुल आप इस क्लास को पढ़ते हुए आत्मानुभूति कर रहे हो, आपको आनंद आ रहा होता है, तो हम तालियां बजाते हैं। क्या बजाते हैं? हम तालियां बजाते हैं। जब आपको आनंद होता है तो आप तालियां बजाते हैं, अपने आनंद को बढ़ाते हैं। बहुत अच्छे से समझना मित्रों, बहुत माइनर जो बातें मैं बता रही हूँ मित्रों, केवल व्याकरण के पाठ्यक्रम का पूरा करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए हमारा मित्रों। तो उद्देश्य यह होना चाहिए, रटा मैं नहीं लगा रही हूँ, हिंदी भाषा व व्याकरण को समझाने की बात कर रही हूँ। सीखना है हमें क्या होता है वास्तविक भाषा, मूल रहस्य क्या होता है। तो यदि किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में हमें आनंद की अनुभूति होती है, तो हम अपने आनंद को अभिव्यक्त करते हैं। क्या करते हैं? हम आनंद को अभिव्यक्त करते हैं। अभिव्यक्त करने के लिए तालियां बजाते हैं। क्या बजाते हैं? हम तालियां बजाते हैं। एक बार हम ताली का प्रयोग कर चुके हैं कार्यक्रम में, कहीं भी कार्यक्रम में गए, खुशी हुई तब ताली बजाई। दूसरी बात, अब मैं आपको दूसरी बात बताती हूँ। हम रास्ते में चल रहे होते हैं, कोई चीज़ हमें दिखाई देती है आश्चर्यजनक, कोई दे जाती है और हम नहीं चाहते पर ताली बज जाती है।
क्या होगा? ताली दो दो बार बजा चुकी हूँ दोस्तों। एक तो खुशी को व्यक्त करने के लिए, दूसरे मुझे आश्चर्य हुआ। वहाँ पे दो बातें ध्यान रखना। क्या रखना? दो बातें ध्यान रखना। अब तीसरी बात मैं आपको बतला देना चाहती हूँ कि ताली का प्रयोग ये कहाँ करूँगी मैं। शाम को शाम को मित्रों जाना है कहीं, और पिताजी होते हैं दरवाजे पर। खड़ा होकर मित्र को आवाज़ नहीं दे सकती, तो मैंने उसे सूचना दे दी, तेरी खिड़की के पास खड़कर खड़कर दो बार ताली बजाऊंगी, तू बाहर आ जाना, समझ जाना, ध्यान रखना इस बात का। ताली 3 जगह बजाई। पिताजी पिताजी को ये बात पता नहीं है कि मैंने 2 बार ताली बजाने के लिए जो है घर से खेलने के लिए जाऊंगी। संकेत इसीलिए खतरनाक होते हैं और क्या होते हैं, कठिन भी होते हैं। आज जो है हिंदी की दूसरी वीडियो है, आरंभ किया जाता है, निरंतर चलेगी दोस्तों। लाइक, सब्सक्राइब वह बेल आइकन ज़रूर करें, मैं बार बार कर रही हूँ दोस्तों। 3 जगह हम संकेत को प्रयोग में कर रहे हैं। मौखिक भाषा में चुप रहना भी एक संकेत है। खड़े हो जाना मतलब खड़ा होना। पढ़ने का मतलब है पढ़ना। खाने का मतलब है खाना। कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। एक बात नई चीज़। दूसरी बात मैं यहीं से लेकर जाती हूँ, क्या जैसे हम सड़क पर चल रहे होते हैं, पीछे पीछे से आ रही गाड़ियाँ, हॉर्न, जो गाड़ियों के चालक होते हैं वो हॉर्न का प्रयोग कर रहे हो। सड़क चौराहे पर खड़ा हुआ पुलिस कर्मचारी, वह भी क्या व्हिसल का प्रयोग करता है। क्या करता है? व्हिसल का। गाड़ियाँ खड़ी है यहाँ, हॉर्न हॉर्न की आवाज़ आ रही है। व्हिसल की आवाज़ आती है जहाँ कर्मचारी खड़ा हुआ होता है। सुबह सुबह हम उठते हैं, चिड़ियों के चहकने की आवाज़ आ रही है होती है। सुनना मौखिक भाषा में मैंने अभी कहा है, बोलकर विचार प्रकट करना। बोलकर कैसे करेंगे? बोलकर सामने वाला कैसे ग्रहण करेगा? सुनकर तो आपको जहन में एक सवाल उठता है, क्या गाड़ी का हॉर्न जो हमें सुनाई दे रहा है, गाड़ी का हॉर्न जो हमें सुनाई दे रहा है, मौखिक भाषा में ही जाएगा। क्या जाएगा? मौखिक भाषा में ही जाएगा। गाड़ी का हॉर्न मौखिक भाषा में ही जाएगा। बिल्कुल समझना, इस बात को समझना है। हम सड़क पर चल रहे होते हैं, आगे सड़क पर माइलस्टोन, क्या माइलस्टोन होता है सड़क पर जो है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं? माइलस्टोन होता है ना सड़क पर। तो इस प्रकार से के संकेत लगे होते हैं। क्या आगे चलकर दाएं मुड़े। ये जो निशान दिखाई दे रहा है ना आपको, ये जो है दाईं साइड है, ये बाईं साइड है, तो दाएं मुड़े। क्या मुड़े? दाएं मुड़े। ये माइलस्टोन या दिशा संकेतक होता है। क्या होता है? दिशा संकेतक होता है कि आगे चलकर दाएं मुड़े। अब मैं आपसे कोई चीज़ पूछना चाह रही हूँ दोस्तों, आप मुझे बताएं कि कौन सी भाषा में होगा, क्योंकि आपने इसे आँखों से देखकर ग्रहण किया है, कोई संकेत या इशारे से नहीं। गाड़ियों का हॉर्न ये आपने सुनकर ग्रहण किया हुआ है, तो इसे मौखिक भाषा कहेंगे। जब हम सड़क पर चल रहे होते हैं तो गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ आती है, तो कान से सुना जाता है, लेकिन फिर भी वह सांकेतिक भाषा है। क्या है? सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा क्यों है? क्यों है सांकेतिक भाषा? इसका कारण जानना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक किसी स्पष्ट शब्द का प्रयोग न किया जाए, क्या नहीं किया जाए? किसी स्पष्ट शब्द का प्रयोग किया नहीं जाए, कोई सार्थक ध्वनि सुनने
को न मिले, सार्थक ध्वनि का श्रवण नहीं करते, तब तक प्रत्येक ध्वनियाँ अपने आने वाली आवाज़ हमारे लिए क्या होती है, सांकेतिक भाषा होगी। वापिस से बोल रही हूँ, एक एक शब्द पर गौर करना। जब तक हमें सार्थक ध्वनि का उच्चारण तब तक नहीं मिलता, जब तक सार्थक ध्वनि हमारे कानों में नहीं आती, तब तक हर प्रकार की आवाज़, चाहे वो चिड़ियों का चहचहाना हो, चाहे वो गाड़ी का हॉर्न हो, व्हिसल की आवाज़ हो, किसी भी प्रकार की ध्वनियाँ, चाहे ताली की आवाज़ हो क्यों ना हो, बिल्कुल सांकेतिक भाषा में बहुत बार होता है। क्या होता है? सांकेतिक भाषा में बहुत बार होता है। जब तक सार्थक ध्वनि का उच्चारण नहीं किया जाए, तब तक हर आवाज़ जो हमारे कानों में पड़ती है सभी सांकेतिक भाषा होगी। और जब तक कोई शब्द पढ़ने को ना दिया जाए, तब तक हर प्रकार के संकेत देखने को सांकेतिक भाषा में जाए। अब दोस्तों, हमने बात की है कल और आज में हमने क्या पढ़ा? क्या पढ़ा हमने? भाषा। भास धातु से बनती है। भास धातु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? भाषा। विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को भाषा को प्रभाषित किया जाता है। ध्यान दे, हिंदी से भाषा को जोड़ने की बात करेंगे। अब मैं थोड़ी से गहराई से मैं बात करूँगी। बिल्कुल, रीट की परीक्षा हो, पुलिस एसआई की परीक्षा हो, स्कूल व्याख्याता हो, संस्कृत डिपार्टमेंट है, चाहे सामान्य शिक्षा हो, बिल्कुल पटवार वाले विद्यार्थी, कोई भी परीक्षा का लेवल नहीं होता। अगर आपके पाठ्यक्रम में विषय का नाम डाल दिया जाए तो हमें समझ लेना कि समग्र को पढ़ना है। क्या पढ़ना है? समग्र को। अब मैं भाषा को हिंदी में जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। अब मैं आपको हिंदी के 3 दृष्टिकोणों से अवगत करूँगी कि हमारे सामने कैसे आई। हम हिंदी को ऐतिहासिक, हिंदी जो है क्या है? ऐतिहासिक, भौगोलिक, भौगोलिक और राजनीतिक। दोस्तों, हिंदी को हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल अलग दृष्टि से समझना है। हमको हिंदी को हिंदी दृष्टिकोण से भी जानेंगे और हिंदी को राजनीतिक दृष्टिकोण से भी जानेंगे और भौगोलिक दृष्टिकोण से भी जानेंगे। हिंदी का विकास कब तक रहा है? हिंदी आई कहाँ से? मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, क्या विश्व में हिंदी, हर देश में हिंदी बोली जाती है? नहीं, विश्व के हर देश में हिंदी बोली नहीं जाती, लेकिन भाषा भाषी राष्ट्र है। क्या है? भाषा भाषी राष्ट्र है। जब से हिंदी राष्ट्र स्थित हुआ, तब से हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। क्या होता है? प्रयोग होता है। जब राष्ट्र स्थित होता है तब जो है हिंदी का भाषा का प्रयोग होता है। नहीं मित्रों, आपको पता है, अच्छे से जानते हैं, संसार में जगत जननी भाषा संस्कृत को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? संस्कृत को। जो जगत जननी माँ है वो है, भाषा जो है, संस्कृत भाषा है। अब मैं आपको संस्कृत भाषा वैदिक और लौकिक होती है। क्या होती है? वैदिक और लौकिक होती है। लौकिक बात आती है। लौकिक क्या है? वैदिक क्या है? वह संस्कृत का रूप है जिसमें वेद लिखे गए हैं। क्या लिखे गए हैं? वेद लिखे गए हैं। वैदिक में वेद और उपनिषद, वेद लिखे गए हैं। उपनिषद पुराणों की भाषा जो रही है वह कौन सी है? वैदिक संस्कृत रही। क्या रही? वैदिक संस्कृत। उस समय आम बोलचाल की भाषा थी, जनता द्वारा प्रयुक्त की जाती थी। संस्कृत क्या कहा गया है? लौकिक। क्या कहा गया है? संस्कृत को लौकिक। संस्कृत को लौकिक कहा गया है। वापिस
से समझिए जरा। संस्कृत के प्रारंभ में दो रूप प्रचलन में थे। एक था वैदिक रूप, दूसरा लौकिक रूप, जिसे वर्तमान में देखते हैं कि हिंदी के दो रूप हैं। साहित्यिक हिंदी एक लौकिक हिंदी का संदर्भ है जिसे मैं अपने विचार अभिव्यक्त कर रही हूँ। मैं और आप आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। यह है लौकिक। क्या है? लौकिक हिंदी जनता के द्वारा बोली जाने वाली भाषा। लौकिक हिंदी जिसमें जरूरी नहीं भाषा के शब्द हों। इसमें हम कई बार एक कहते हैं, क्या कहते हैं, क्षेत्रीय भाषा के शब्द भी ले लेते हैं। कई बार विदेशी भाषा के शब्दों का प्रयोग हम कर लेते हैं। जैसे मैं एक लाइन बोलूँगी, अच्छे से समझना दोस्तों, कि यह क्लास आज की वैदिक संस्कृत बोलने पढ़ने में कठिन थी, अतः आगे इसका ज़्यादा विकास नहीं हो सका। लौकिक जो भाषा थी, संस्कृत का जो रूप था, एक नई भाषा बनकर आती है दोस्तों। इसका नाम कौन सा था? पाली भाषा। कौन सा नाम था इसका? पाली भाषा। दोस्तों, पाली भाषा। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि लौकिक जो भाषा है इसमें जो है रामायण, महाभारत लिखा गया है। लौकिक में क्या लिखा गया? महाभारत। अब मैं आपको बताती हूँ, यहाँ से जनरल नॉलेज की बात बता देती हूँ। पाली भाषा जब प्रकाश में आती है तो उस समय प्रचलन में कौन सा धर्म होता है? बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म होता है? बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म होता है? बौद्ध धर्म। पाली भाषा कौन से धर्म की भाषा होती है? बौद्ध धर्म की। चाहे पटवार का विद्यार्थी हो, पुलिस का हो, चाहे स्कूल व्याख्याता का हो, ये सब महत्वपूर्ण चीज़ें बौद्ध धर्म और मौर्य की संस्कृति से बिंदु का सार से जो है जुड़ता है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो लौकिक संस्कृत से कौन सी भाषा बनती है मित्रों? लौकिक संस्कृत से बनती है पाली भाषा बनती है। कौन सी बनती है? पाली भाषा। कौन सी? पाली। बौद्ध धर्म की, अर्थात मैं कहूँ कि बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ माने गए हैं। क्या माने गए हैं? पवित्र ग्रंथ, जिन्हें त्रिपिटक कहा जाता है। आगे ध्यान दें, पाली भाषा कौन से धर्म से मानी जाती है? बौद्ध धर्म से। कौन से धर्म से? बौद्ध धर्म से। दोस्तों, वापिस मैं बता रही हूँ कि संस्कृत भाषा के दो रूप हैं। क्या है? वैदिक और लौकिक। फिर लौकिक भाषा से कौन सी भाषा बनी? पाली। कौन से धर्म की भाषा है? बौद्ध धर्म की। किसकी है? कौन सी? बौद्ध धर्म की। कि आपसे पूछा जाए बौद्ध धर्म के 3 पवित्र ग्रंथ हैं, कौन से? त्रिपिटक। कौन है? त्रिपिटक। जिनका नाम है बिल्कुल अभी धम्मपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक। ये जो धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं वह कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? पाली। फिर क्या होता है दोस्तों, एक पाली भाषा से धीरे धीरे एक नई भाषा का विकास होता है। नई भाषा सामने आती है, वह कौन सी है? प्राकृत भाषा। कौन सी है? प्राकृत भाषा। कौन सी है? प्राकृत भाषा। बिल्कुल, ये कौन सी है होती है? प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा के बाद जिस भाषा का जन्म होता है, जो भाषा व्यवहार में प्रयुक्त जो है होने लगी है, उस भाषा का नाम था प्राकृत भाषा। बिल्कुल, मैं कहूँ कि पाली भाषा के बाद जिस भाषा का जन्म होता है, जो भाषा व्यवहार में प्रयोग की जाने लगी, उस भाषा का नाम था प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा जब प्रकाश में आई उस समय धर्म कौन था? जैन धर्म था। कौन सा था धर्म? जैन धर्म। कौन सा था? जैन धर्म था। जैन धर्म प्राकृतिक भाषा में प्रयोग बहुत हुआ है। जैन धर्म के पवित्र ग्रंथ जिन्हें आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पवित्र ग्रंथ को आगम। दोस्तों, आगम कहा जाता है जो जैन धर्म के पवित्र धर्म ग्रंथ हैं। वह कौन सी भाषा में लिखे गए हैं?
प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। अब आप भाषा और साहित्य से भी जोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? साहित्य में जोड़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हर प्रकार की परीक्षाओं की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें बता रही हूँ। क्या कि सबसे पहले प्रारंभ में कौन सी भाषा थी? पहले संस्कृत भाषा का शब्द काम में लेते हैं, वह कौन सा है? मूल भाषा। कौन सा शब्द लेते हैं मित्रों? मूल भाषा। मूल भाषा के दो रूप होते हैं, एक वैदिक, दूसरा लौकिक। वैदिक कठिन होने की वजह से रुक जाती है और लौकिक का भी प्रचार होता जाता है। लौकिक से हमारे सामने नई भाषा सामने आती है, कौन सी? पाली भाषा के ठीक बाद हमें दूसरी भाषा आई, वह है प्राकृत भाषा आती है। प्राकृतिक भाषा देखिए, प्राकृतिक भाषा कौन से धर्म की है? जैन धर्म की। इस प्राकृतिक भाषा के धीरे धीरे क्या होता है? शब्दों का रूप बिगड़ना आरंभ होता है। क्या होता है? शब्दों का रूप बिगड़ना जो है आरंभ होता है। रूप कैसे बिगड़ता है ये समझिए। ज्ञानता की वजह से, उपचार की शुद्धता की वजह से, क्षेत्रीयता के प्रभाव की वजह से हम क्या करते हैं? प्रचलन के या लोक व्यवहार के शब्द होते हैं, उन्हें अपनी तरह का या अनुमूल्य का रूप प्रदान कर देते हैं। एक बहुत अच्छे उदाहरण से समझाती हूँ दोस्तों। एक व्यक्ति का नाम जो है रामेश्वर है। क्या है? रामेश्वर। और हम क्षेत्रीय भाषा और जो है हम कहें आंचलिक भाषा या ग्रामीण अंचल में हम देखते हैं, इस रामेश्वर शब्द का उच्चारण करते 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 लोग इस रामेश्वर को रामेसर बना बैठते हैं। क्या बनाते हैं? रामेसर। क्या बनाते हैं? रामेश्वर। शब्दों का रूप बिगड़ना शुरू हो जाता है। होता है ना? बिल्कुल बिल्कुल हम इस शब्द को हम क्या बना बैठे हैं? रामेश्वर बना बैठे हैं। अर्थात तालव्य जो सरकार वह वर्ण के स्थान पर केवल दंत्य वर्ण से ले। इससे दंत्य वर्ण से लें। यह शब्द का कौन सा रूप होता है? बिगड़ा हुआ। क्या कौन सा रूप होता है? बिगड़ा हुआ। अर्थात जिस प्रकार से एक धरातल में वंश पड़ जाते हैं, ये धरातल होता है, इसमें जो है उबड़ खाबड़ बन जाते हैं, ठीक उसी तरह प्राकृतिक भाषा का रूप भी बिगड़ना शुरू हो जाता है। जब प्राकृतिक भाषा का रूप बिगड़ना प्रारंभ हुआ, जिसको मैंने एक उदाहरण के माध्यम से समझाया, जैसे रामेश्वर जो था रामेश्वर बन गया। क्या बन गया? रामेश्वर जो था रामेश्वर क्या बन गया? रामेश्वर बन गया। जब शब्दों का रूप बिगड़ना आरंभ होता है तो नई भाषा बन जाती है। जैसे धरातल में जो है बलन पड़ने लग गया, उन्हें क्या लोग लगे क्या लगे? भ्रम पड़ जाना। ठीक उसी तरह प्राकृतिक भाषा का बिगड़ना शुरू हुआ। रूप कौन सी बनी? अपभ्रंश। कौन सी बनी? अपभ्रंश भाषा बनी। कौन सी बनी? अपभ्रंश भाषा बनी। और अपभ्रंश भाषा का एक प्रकार है मित्रों, कौन सा? सौरसेनी अपभ्रंश। कौन सा है? सौरसेनी अपभ्रंश। इस सौरसेनी अपभ्रंश का निर्माण हुआ था। केवल मैंने उसके बाद हिंदी भाषा का साहित्यिक दृष्टिकोण बताया है कि संस्कृत से हिंदी बनी कि क्या सीधा संस्कृत के ठीक बाद हिंदी हमारे सामने आती है, या हिंदी से संस्कृत बनने के मध्य और भाषा भी बन चुकी थी। मेरे मित्रों, हिंदी मीडियम बाय भावना चैनल में स्वागत करती हूँ आपका। ध्यान दो दोस्तों, भाषा दृष्टिकोण से हम देख रहे हैं कि किस क्रम में हुआ। सबसे पहले हमने जाना, सबसे पहले कौन सी भाषा थी? संस्कृत भाषा थी ना, जिसके दो रूप में वैदिक लौकिक से पाली भाषा, पाली से प्राकृत
और उसके बाद हमें जानना है कि प्राकृत भाषा से कौन सी अपभ्रंश वह कैसे बनी। जब प्राकृति इसके अर्थ का रूप बिगड़ना तो एक नई भाषा का निर्माण हुआ। कौन सी भाषा का निर्माण हुआ? एक भाषा का निर्माण। वह कौन सी थी? अपभ्रंश। अपभ्रंश का एक प्रकार है सौरसैनी। सौरसैनी अपभ्रंश। कौन सी भाषा बन गई? हिंदी मानी गई। मैम, प्रश्न कैसे पूछा जाता है? बिल्कुल, मैं हर एक बिंदु का प्रश्न बताऊंगी और उस बारे में चर्चा करूंगी जहां से परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। लेकिन प्रश्नों के पूछने के तरीके बदलते रहते हैं। एक चीज़ को हमें ध्यान रखना है, जब तक परीक्षा में जो परिवर्तन नहीं जानेंगे, हम सफलता से दूर होते जाएंगे। समझिए इससे प्रश्न कैसे पूछा जाता है। मेरे प्रश्न को समझना बहुत ज़रूरी है। प्रश्न है आपके पास, हिंदी भाषा का विकास किससे माना जाता है? कौन सी भाषा से हुआ? पहली आ गई हमारे पास संस्कृत, दूसरी आ गई हमारे पास अपभ्रंश, फिर आ गई हमारे पास सौरसैनी अपभ्रंश, फिर चौथी आ गई हमारे पास उपरोक्त में से कोई नहीं। ध्यान देने वाली बात है मित्रों। अब इस प्रकार का प्रश्न में दिया जाए जिसमें सभी बिल्कुल सही हैं। दोस्तों, समझ इसलिए आती है क्योंकि आत्म अभिप्रेरणा क्या हम सही से समझ पा रहे हैं। मान लीजिए कि हमारे प्रश्न में सौरसैनी ना हो, तब उसका विकल्प क्या होगा? अपभ्रंश होना चाहिए। जब आपके प्रश्न में अपभ्रंश नहीं दे तो उस समय उसका विकल्प क्या हो जाएगा? संस्कृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संस्कृत। अब मैं कहूँ कि चाहे संस्कृत अपभ्रंश सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ हो, लेकिन मूल रूप में सभी भाषाएं कौन सी भाषा से बनी है? संस्कृत भाषा से। कौन सी भाषा से बनी है? मूल रूप में सभी भाषाएं संस्कृत भाषा से बनी है। अर्थात जहाँ पर मूल भाषा का जिगर आए वहाँ कौन सी भाषा है? संस्कृत। ये क्या था हिंदी का ऐतिहासिक दृष्टिकोण। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। अब बात करते हैं इसके भौगोलिक दृष्टिकोण से। किससे? भौगोलिक दृष्टिकोण से बात की जाए, हिंदी जो है वह कौन से देश की बोली है? कौन से देश की बोली है? भारत के मध्य देश या मध्य देशीय भाषा है। हमारे भारत देश की, अब मैं कहूँ कि संपूर्ण भारत को राजनीतिक दृष्टिकोण से राज्य के संदर्भ से परिभाषित कर सकते हैं। मध्य भाग, गंगा यमुना का मैदानी भाग। अब सुनिए, बिल्कुल, यदि कुछ राज्यों के नाम हैं, कुछ राज्यों के जो है नाम हैं दोस्तों, ये आ गया हमारे पास मध्य भाग में आ गए हमारे राजस्थान आ गया, झारखंड आ गया, बिहार आ गया, यूपी आ गया, मध्य प्रदेश आ गया, एचपी आ गया। हिंदी में प्रयोग करने वाले राज्यों के नाम कौन कौन हैं? नाम हमें पता होने चाहिए। हिंदी भाषा का प्रयोग जो है सर्वाधिक होता है। इसके बाद हरियाणा, छत्तीसगढ़, दिल्ली का नाम ले रही हूँ, जहाँ हिंदी भाषा भाषी का बाहुल्य है। केंद्र शासित देशों अंडमान निकोबार, यहाँ भी आ गया आगे अंडमान निकोबार,
मोटे जो राज्यों की बात कर रही हूँ, मेरा उद्देश्य यह बताना है कि हिंदी भाषा भाषी जो क्षेत्र हैं वह मध्य भारत के आसपास का है। कहाँ का है? मध्य भारत के आसपास। संवैधानिक अनुसूची संवैधानिक अनुसूची 8 में भाषा संबंधी कितनी है? 22 भाषाएं, एक हिंदी भी है। 22 भाषाओं में एक हिंदी भी है। मैं ये बताने जा रही हूँ कि हिंदी भाषा को कहाँ कहाँ स्थान दिया गया। तो उसकी बात की जाए, अनुसूची 8 में 22 भाषाएं लिखित हैं। उनमें एक भाषा हिंदी है। दूसरी बात, इसे राजभाषा का दर्जा दिया गया। किसका दिया गया? राजभाषा का। राजभाषा का दर्जा दिया गया। हिंदी भाषा के संविधान में कौन सी भाषा का दर्जा दिया गया? राजभाषा, जिसकी चर्चा की जाती है संविधान भाग अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 17 में 343 से 351 तक हिंदी का जिक्र किया जाता है। क्या किया जाता है? 343 से 351 तक राजभाषा में अनुच्छेद 17 में हिंदी का जिक्र किया जाता है। हिंदी का विकास क्रम जो मैंने बताया, संस्कृत, उसके बाद लौकिक, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सौरसेनी, हिंदी। ये कौन सा हो गया? ऐतिहासिक दृष्टिकोण। कौन सा हो गया? ऐतिहासिक दृष्टिकोण। इसके बाद माना गया है भौगोलिक दृष्टिकोण। इन राज्यों में हिंदी भाषा भाषी जनता निवास करती है। क्या करती है? निवास करती है। अब हम राजभाषा की बात करेंगे। राजभाषा से हमें नई दिशा शुरू होती है। राजभाषा क्या होती है? बिल्कुल, क्योंकि देखो हमारे सामने 4-5 शब्द निकल कर आते हैं जो परिभाषित शब्द होते हैं। 2 मिनट की चर्चा जो है मैं इस पर करना चाहती हूँ दोस्तों। एक तो होती है बोली। क्या होती है? बोली। हर प्रकार से समझिए, ऐसे बिल्कुल संधि, संज्ञा, समास वाली व्याकरण पर पहुँचने से पहले वो इस चीज़ें रटने की बात है कि आप जो है रटते हैं। पढ़ना है, रटना नहीं है। यही बात है। सफलता के द्वार खुलेंगे, नज़र आएंगे, क्योंकि रटंत में डिपेंड है। मैं 100 ट्रिक जो है क्या करना चाहती हूँ? रटने का आनंद आने लगा। 100 ट्रिक पर रटने का आनंद आने लगा। लेकिन बिल्कुल जब ज्ञान स्थायित्व प्राप्त नहीं कर पाएंगे तब तक सफलता हमें स्थायी रूप से नहीं मिलने पाएगी। लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है 100 ट्रिक से हमें याद हो रहा है। एक शब्द आता है भाषा। क्या आता है? भाषा। मातृभाषा। रीट वाले विद्यार्थी ध्यान दें। रीट वाले विद्यार्थी जो है ध्यान दें। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। एक होती है भाषा। क्या होती है? भाषा। एक होती है मातृभाषा और राजभाषा तथा राष्ट्रभाषा। लास्ट कौन सी होती है? राष्ट्रभाषा। मुख्य मैंने 5 शब्दों का नाम जो है लिया है। बिल्कुल सुनिए। बोली क्या होती है? क्या होती है? भाषा होती है। बोली क्या होती है? भाषा होती है। बोली क्या होती है? भाषा होती है। ध्यान देना दोस्तों, इन दोनों में एक तो समानता पाई जाती है। क्या? चाहे बोली हो चाहे भाषा हो, दोनों ही विचार का माध्यम है। दोनों ही विचार का माध्यम है। अब इन दोनों में विचार व्यक्ति का माध्यम क्या होता है? इन दोनों में जो अंतर होता है वह होता है क्षेत्र का। देखिए, बोली का क्षेत्र होता है सीमित। क्या होता है? सीमित। लेकिन जैसे किसी बोली का क्षेत्र व्यापक होता है, वह क्या बन जाती है? क्या बन जाती है? भाषा। वापिस से समझना, बोली क्या क्षेत्र जो है सीमित होता है। क्या होता है? सीमित। जैसे ही बोली अपना क्षेत्र व्यापक करती है, वह किस में परिणित हो जाती है? भाषा में। किस में हो जाती है? परिणित भाषा में परिणित हो जाती है। मित्रों, बहुत अच्छे से समझना इस बात को। यह विस्तार रूप में
आपको सामने ला रही हूँ। यह भाषा तो जो है इसका मतलब यह हुआ समझना है कि क्षेत्र में बहुत बड़ा, जैसे ही किसी भाषा का क्षेत्र कम हो जाता है तो वह क्या बन जाती है, बोली बन जाती है। क्या बन जाती है, बोली बन जाती है। पर्याप्त, हम किसी राजस्थानी भाषा की बात कर रहे हैं तो संपूर्ण राजभाषा में बोली जाने वाली भाषा का नाम जो है दिया गया राजस्थानी। क्या दिया गया, नाम दिया गया राजस्थानी। और राजस्थानी की हम प्रत्येक बात की क्या पढ़ते हैं, बोलियाँ। क्या पढ़ते हैं, बोलियाँ। क्यों, क्योंकि वह बोलियाँ कुछ एक जिलों में ही सिमट कर रह जाती है। क्या रह जाती है, सिमट कर रह जाती है। जैसे ही इनमें किसी बोली का क्षेत्र बढ़ जाए तो यह भाषा में परिणित हो जाती है। क्या हो जाती है, परिणत हो जाती है। अर्थात इसका क्षेत्र बोली का कम, भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है। बोली का क्षेत्र जो होता है कम होता है और भाषा का क्षेत्र क्या होता है, क्या होता है, व्यापक। भाषा का क्षेत्र क्या होता है, व्यापक होता है। अगला बिंदु, मातृभाषा। यह क्या होती है, क्या होती है मातृभाषा के बारे में पढ़ेंगे हम। मातृभाषा, यह भाषा जो माता के मुख से सुनते हैं, बिल्कुल मान्य भाषा मानी जाती है। मातृभाषा क्यों, क्योंकि यह वही भाषा है जो हमें जन्म देने वाली जननी सिखाती है। कौन सिखाती है, जन्म देने वाली जननी सिखाती है, माँ। कौन होती है, माँ। जो माता के मुख से सीखी जाती है उसे मातृभाषा कहते हैं। इस भाषा का विकास परिवार व समाज से होता है। वह भाषा जो समाज के मुख से सुनी जाती है, वह भाषा जो परिवार विस्तार से सुनी जाती है। आपके परिवार से, समाज से भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक बात याद आती है। जरा ध्यान से सुनना दोस्तों। निज भाषा उनती है, सब उनती को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं कसूल। वापस से समझना इस भाषा को। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो कि आधुनिक काल के कवि कहे जाते हैं दोस्तों। आधुनिक काल भारतेंदु के नाम से जाना जाता है। मेरे साहित्य पढ़ने वाले मित्रों, इस जो है इस बात को ध्यान से समझना। हम एक चीज़ को अनेक चीज़ों से जोड़ते चले जाएंगे। पूरा कर्म से पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ाऊंगी, आराम से चलेंगे। एक कक्षाएं नियमित रहने वाली है। अब आप लाइक, सब्सक्राइब व बेल आइकन जरूर करें दोस्तों। इसकी एक विशेषता होती है, विचार अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम। विचार अभिव्यक्ति का एक जो है सशक्त माध्यम कौन भाषा होती है, मातृभाषा होती है। कौन होती है, मातृभाषा। उसके बाद आती है राजभाषा। कौन सी आती है उसके बाद, राजभाषा। किसी भी राज्य की राजभाषा किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, किसी भी राज्य की, किसी भी देश के संविधान में लिखित भाषा हो और मैं कहूँ उस क्षेत्र की, राज्य के प्रशासन के कामकाज की भाषा होती है। क्या होती है, कामकाज की भाषा होती है। राज्य की जो भाषा होती है, जिस शासन में राज्य के संचालन का काम किया जाता है, वह कहा जाता है राजभाषा। क्या कहा जाता है, राजभाषा। वापिस से सुनना इस बात को, जिस भाषा में किसी राज्य का, किसी देश का शासन संचालित होता है या शासन संबंधी जो है कार्य जिस भाषा में किए जाते हैं, उस भाषा को क्या नाम दिया जाता है, राजभाषा। क्या नाम दिया जाता है, राजभाषा। हमारी हिंदी भाषा जो है उसे राजभाषा का दर्जा प्रदान है। अभी अभी मैंने जो है बात की है कि बिल्कुल संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 तक बिल्कुल हम आगे अंतिम बात करते हैं राष्ट्रभाषा। क्या करेंगे, राष्ट्रभाषा। राजभाषा के बाद आई राष्ट्रभाषा। अब हम राष्ट्रभाषा के बाद में करेंगे
परिभाषा बता रही हूँ। इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान देना। किसी राष्ट्र की संपूर्ण जनता या अधिकांश जनता द्वारा प्रयुक्त भाषा को कौन सी भाषा कहा जाता है मित्रों? राष्ट्रभाषा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राष्ट्रभाषा। हमारे राष्ट्र देश में ना कोई निश्चित धर्म है, ना कोई निश्चित भाषा है। हमारे भारत में हिंदी को हम राष्ट्रभाषा कहते हैं? कहते नहीं हैं। हमारे भारत में हिंदी को हम राष्ट्रभाषा कहते नहीं हैं। हमारे भारत में संविधान में कही गई इस हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है, क्योंकि संविधान अनुसूची 8 में 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है। संविधान में संविधान अनुसूची में 8 भाषाओं को जो है अनुसूची 8 में 22 भाषाओं को जो है दर्जा दिया गया है। राजभाषा की अधिनियम। प्रश्न दोस्तों, राजभाषा अधिनियम जो है, यह प्रश्न जो है पूछा जाता है। अधिनियम कब लागू हुआ? 1963 में। बहुत बार पूछा गया है प्रश्न, ध्यान देना दोस्तों। राजभाषा अधिनियम 1963 की बात करें तो उसके साथ साथ अंग्रेजी का भी प्रयोग हम करते आ रहे हैं और अनिश्चित काल तक चलेगा। एक राष्ट्र की संपूर्ण जनता द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली भाषा कौन सी होती है? राष्ट्रभाषा। कौन सी होती है? राष्ट्रभाषा। और जिस भाषा में राज्य का शासन संचालन किया जाता है, प्रशासनिक कार्य जिस कार्य से होता है, माता के मुख पर से सीख कर जो भाषा परिवार से विस्तार प्राप्त करती है, वह होती है मातृभाषा। कौन सी होती है? मातृभाषा। और विचार आदान प्रदान के माध्यम को कहा जाता है भाषा, जिसका क्षेत्र क्या होता है? व्यापक होता है। बताया ना मैंने, भाषा का क्षेत्र क्या होता है? व्यापक होता है। और यदि किसी विचार आदान प्रदान के माध्यम का क्षेत्र सीमित हो तो वह क्या बन जाती है? बोली। क्या बन जाती है? बोली। कम हो, बोलने का क्षेत्र कम हो तो क्या बन जाती है? बोली। बोली ऐसा कोई भी विद्यार्थी परीक्षा में हिंदी शब्द लिखता हुआ है, उसके पाठ्य में शुद्धि वाला बिंदु ही क्यों ना हो, उन सभी के लिए यह बातें बहुत आवश्यक होती है। अब आते हैं हम हमारे बिंदु की तरफ। बहुत अच्छे से समझना दोस्तों। व्याकरण। क्या? व्याकरण। व्याकरण अब मैं आपको ले जा रही हूँ। व्याकरण बिल्कुल दोस्तों, बिंदु जो आरंभ कर रहे हैं वह है व्याकरण। क्या है? सबसे पहले मैं बताती हूँ कि इसका शाब्दिक विच्छेद क्या होता है। संधि विच्छेद एक होता है, शाब्दिक विच्छेद और संधि विच्छेद अलग चीज़ होती है, ठीक है ना। शाब्दिक विच्छेद अलग होता है और संधि विच्छेद चीज़ अलग होती है। शाब्दिक विच्छेद अलग चीज़ होती है, इन दोनों चीज़ों में अंतर होता है। संधि मैं बताऊंगी कि संधि विच्छेद किसे कहेंगे, और शाब्दिक विच्छेद की चर्चा में बताएंगे कि साहित्य कोश और शब्दकोश की उपयोग और पत्ती में यह है टॉपिक, तो आपने सुना ही नहीं होगा। शब्दकोश और साहित्य कोश पत्तियाँ वर्ण विचार के अंतर्गत बताऊंगी। बहुत चीज़ें सुनने को मिलेगी, केवल सुनना है। क्या करना है? सुनना है। व्याकरण शब्द का शाब्दिक अर्थ बता रही हूँ दोस्तों। वी जमा आ जमा करण। वी जमा करण परिचालक की परीक्षा में पूछा जाता है इस प्रकार से प्रश्न कि व्याकरण शब्द किन पदों का योग है? वी, आ और किसका? करण। दूसरी बात आती है दोस्तों, इसका अर्थ क्या होता है? तो शाब्दिक अर्थ हम लेंगे क्या? भली भांति समझना। किसी भी बात को भली भांति समझना कहलाता है व्याकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? किसी भी बात को भली भांति समझना क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है।
भली भांति समझना व्याकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। ध्यान से समझना इस बात को मैं कह रही हूँ। व्याकरण क्या होता है? व्याकरण को हम परिभाषित करना चाहते हैं। परिभाषित करके व्यापक व्याकरण की पुस्तक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? पुस्तक आप कह सकते हैं कि विधा है। व्याकरण को आप एक रचना भी कह सकते हैं। आप चाहे तो इसे कृति भी कह सकते हैं। आप कहें तो इसे संस्कृत भी कह सकते हैं। व्याकरण को क्या क्या चीज़ों का नाम दिया गया? कृति, रचना, संस्कृत। क्या क्या नाम दिए व्याकरण को? रचना, कृति, संस्कृत। व्याकरण क्या है? एक ग्रंथ वापिस से सुनना इस बात को क्या है कि व्याकरण शब्द को परिभाषित में बांधना चाहे तो सबसे पहले इसे कैसे बांधें, इसे परिभाषित कैसे करें, कैसे करें? ध्यान दीजिए, व्याकरण में केवल 3 प्रकार की जानकारी प्राप्त करता है। व्याकरण जो 3 प्रकार की जानकारी प्राप्त करता है तो वह 3 बातें वो कौन कौन सी है? सबसे पहले बात आती है व्याकरण में शुद्ध उच्चारण की। व्याकरण में जो है शुद्ध पहली चीज आती है उच्चारण की। शुद्ध उच्चारण की चीज आती है पहली व्याकरण में शुद्ध उच्चारण का ज्ञान प्राप्त करना। दूसरी चीज कौन सी आती है? व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध लेखन का ज्ञान प्राप्त करता है। लेखन क्या होता है? ज्ञान प्राप्त होता है भली भांति। भाषा के शब्द को प्रयोग में ही है। भाषा के शब्द क्या है? प्रयोग में। तो मात्रात्मक शुद्धियाँ हैं या नहीं हैं इस बात की जानकारी भी हमें प्राप्त होगी व्याकरण से। क्या होगी? व्याकरण से जानकारी प्राप्त होगी। अंतिम बात, मात्र की क्लास को समाप्त करने से पहले व्याकरण पर बात कर लें। व्याकरण जो पुस्तक होती है वह हमें 3 बातें बताती है। एक तो भाषा का शुद्ध उच्चारण कैसे होगा, एक भाषा का शुद्ध लेखन कैसे होगा और एक भाषा का शुद्ध प्रयोग। तीसरी चीज आई प्रयोग। पहले आ गया उच्चारण, फिर आ गया लेखन, फिर आ गया प्रयोग। और 3 बातों की जानकारी प्रदान करने वाली पुस्तक कह दो ग्रंथ, कह दो विधा, कह दो रचना, कह दो कृति, कह दो दोहा, संस्करण, कह दो भाषा के संदर्भ में, परिभाषा के संदर्भ में बांधना चाह रही हूँ। क्या कि व्याकरण वह ग्रंथ है। दोस्तों ध्यान से सुनना, व्याकरण वह ग्रंथ है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण व शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्राप्त करता है। क्या करता है? ज्ञान प्राप्त करता है। वापिस से बोल रही हूँ, इन 3 बातों की जानकारी प्राप्त करने के लिए ग्रंथ का नाम होता है मित्रों व्याकरण होता है। और इस व्याकरण को पढ़ने के लिए इसे 3 भागों में बराबर पढ़ा है। एक तो 3 भाग कौन कौन से होंगे? वर्ण विचार एक होगा, शब्द विचार और वाक्य विचार। वापिस से समझाना, व्याकरण को समझने के लिए जो है इसे हम 3 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। कल जो हमारा बिंदु शुरू होगा वर्ण विचार। कई बात नहीं दोस्तों, हमें आराम आराम से पढ़ना है। कोई बात नहीं दोस्तों, हमें आराम आराम से पढ़ना है। जल्दबाजी की बात नहीं करनी है। बिल्कुल आराम से पढ़ना है। बिल्कुल धैर्य के साथ पढ़ेंगे और धीरे धीरे पढ़ेंगे। कल जो हमारा बिंदु होगा आरंभ, कौन सा बिंदु है? वर्णमाला। दोस्तों राम राम, अगली वीडियो में मिलेंगे।